रिएक्शंस में थे जिसमें अल्कोहल की वो रिएक्शंस जो फिर से रिपीट कर दूंगा। कार्बोनिक कंपाउंड से बनाए थे अल्कोहल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्डिहाइड से और कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल पाए थे आप कीटोन से। बिल्कुल उसी तरह से रिडक्शन वहां पे कराए थे, यहाँ पे आपको क्या करा देना है ऑक्सीडेशन। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो आप अगर प्राइमरी अल्कोहल लिए हैं कोई सा, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दो बॉन्ड ट्यूब होंगे, एक CH बॉन्ड ट्यूब होगा और एक OH बॉन्ड, यानी जहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ वहां पे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बॉन्ड ट्यूब आपको समझ में आए, एक CO बॉन्ड ट्यूब हो रहा है और एक कौन सा OH बॉन्ड, ठीक है। तो CH बॉन्ड ट्यूब होना और OH बॉन्ड ट्यूब होने पे ये CH3 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें CH बस बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड। अगर ये नाम समझ में आ गया हो आपको डिहाइड्रोजनेशन, तो उसका रीजन क्या है कि C से H एक रिमूव होता है, एक ऑक्सीजन वाला H रिमूव होता है। आपने लिया था प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। अब ऐसे ही अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं CH3 CH3 और यहाँ OH ले रहे हैं, फिर मैंने कहा कि आप दो बॉन्ड ट्यूब कर दीजिए। कौन कौन से? CH बॉन्ड ट्यूब करिए और OH बॉन्ड ट्यूब करिए, यानी डिहाइड्रोजनेशन कराइए, यानी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इन दोनों के ही जाने पे आपको डबल बॉन्ड O होता हुआ दिखेगा, यानी कीटोन बनता है। तो जो सेगमेंट जो लोगों ने कल पढ़ा था उसे रिपीट कर रहा था, रिवाइज कर रहा था, तो आपने अगर उसे पढ़ा होता तो ये बॉन्ड ट्यूब्स के बारे में दिख रहा है। और ये किसकी मदद से होता है? तो मैंने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको बताया, CrO3 अल्कलाइन KMnO4, जिसे स्पेशली हम बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये दो रिएजेंट ये थे। फिर आपको K2Cl2O7 यूज करना हो या ब्रोमिक एसिड यूज करना हो, CrO4, ठीक है, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। स्पेशली एक नाम बताया कल मैंने PCC, जब कन्वर्जन आपका इनॉल से इनल, तो इसके लिए आप स्पेशली क्या यूज करते हैं? PCC, पायरीडिनम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आप यूज करते हैं। तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सारे एग्जांपल। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन और हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन दिखा देते हैं। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको अगले चैप्टर में मिलने वाले हैं, यहाँ 3-4 नाम और जुड़ेंगे, टॉलिन, स्पेलिन, ब्रोमीन वाटर, ऐसे और भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे जो आराम से एल्डिहाइड को काहे में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट क्या दिख रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल से आप एल्डिहाइड भी पा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पा सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल से आप केवल कीटोन पाए। फाइनली अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूं तो वो डिहाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं दिखाते हैं, वो डिहाइड्रेशन दिखा देते हैं। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब कार्बन जो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल से जुड़ा है, तो आपको पता है कि इस अल्कोहल और किसी भी बीटा हाइड्रोजन को आप हटाएंगे तो इसे हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। और टर्शियरी अल्कोहल आपके डिहाइड्रेशन ही दिखाते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद प्रोडक्ट जो हमेशा बनता है वो एल्कीन बनता है, ना कि आपके एल्डिहाइड कीटोन बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन नहीं दिखाते, डिहाइड्रेशन दिखाते हैं। और कंडीशन मैंने कहा था कि कॉपर 573 केल्विन याद रखना, तो हाफ रिएक्शंस में अगर आपको आता है तो प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना, सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट कर देना, लेकिन टर्शियरी को आप एल्कीन में कन्वर्ट करना। क्लियर है ना? किसमें नहीं करना है? इससे आप करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पाएंगे, इससे आप केवल और केवल क्या पाएंगे? आप एल्कीन ही पाएंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट एल्कीन होता है। यहां तक कल बात है। अब आते हैं हम बोलना था, ठीक है। तो ऑर्थोपैराडाइटिक ग्रुप थे, हेलोइड्स, ऐसे ही
फिनॉल्स भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, यानी बेंजीन में अटैच्ड OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसके लोन पेयर की प्रेजेंस इसे प्लस आर इफेक्ट के लिए यूज करती है। तो यहाँ आपको रेजोनेंस बनाने लायक है जो आपने पीछे पढ़ी। तो फिनॉल की रेजोनेंस यहाँ बना लेंगे आप, जिससे आपको ये पता रहे कि OH अटैच्ड टू बेंजीन में इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स में पढ़े थे, फिनॉल फिनॉक्साइड आयन तो वहां बनवा दिए गए थे रीजनिंग में, और फिनॉल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ बनाए गए। तो जगह ऊपर बच्चे ये जो नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स में अपने फिनॉल के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, जिससे क्वेश्चन अगर आए एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, या क्यों उसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है, या उसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करो, तो आप पहली फुर्सत में रेजोनेंस। तो लैंग्वेज आपने नहीं लिखी कोई बात नहीं, आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, उसी में सारा कुछ दिखेगा कि आपके इस OH का काम, जैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन के बाद आपको नेगेटिव आता वो दिखेगा इन तीन पोजीशंस पे, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। कहां नहीं आएगा? मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। अब इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप क्यों कहा जाता है वो अगर समझना है तो ये किसी भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा कि बेटा तुम या तो ऑर्थो पे जुड़ो या तो फिर पैरा पे। कहां नहीं जाओगे? तुम मेटा पे नहीं जाओगे। इस कारण से OH ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग क्या नाम से जाना जाता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करना कि तुम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही जुड़ोगे, उसी से नाम से जाने जाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव या मेटा डायरेक्टिव। तो ये मेटा डायरेक्टिव नहीं है, क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ठीक है। ये जनरल नॉलेज था, अगर आपको ये पहले ही समझ में आ गया था तो फिर जनरल नॉलेज था, फिर से एक बार पढ़ेगा। जिन्होंने पहली बार सुना है उनको रेजोनेंस बनाना है, ध्यान रहे फिनॉल। अब अगली बात करते हैं रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन आपको नाइट्रेशन, किताब में 2 पार्ट में है, ठीक है, एक डाइल्यूट HNO3 के साथ और एक कंसंट्रेटेड। तो ये आपको रिएजेंट याद रहे क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3। तो आप ऊपर वाली रिएक्शन, नीचे वाली सबसे लास्ट रिएक्शन दिख रही है पेज की, तो वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ है। तो डाइल्यूट के केस में आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड दिख रहा है फिनॉल, लेकिन कंसंट्रेटेड के केस में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड दिख रहा है, यानी ये तीनों पोजीशंस एक्वायर्ड कर लेगा नाइट्रो ग्रुप अगर कंसंट्रेटेड है, मतलब ज्यादा एक्सेस में अमाउंट है अगर उसका, और केवल एक या 2 पोजीशन आपको सेपरेट सेपरेट देखिए तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिख रहा है और पैरा नाइट्रोफिनॉल। जनरल नॉलेज की तरह आपने सुन लिया, इन्हें नहीं मिल पा रहा। फिनॉल को अगर ट्रीट कराया जाए डाइल्यूट HNO3 के साथ तो हमें 2 प्रोडक्ट मेजर और माइनर जैसे OH पैरा आइसोमर बनाता है, ठीक है, फिनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है, और साथ ही साथ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाता है। बच्चों ये एक ही मिक्सचर में मिलेंगे आपको। अब इस मिक्सचर से अगर आप चाहते हैं, if you are willing to separate them, इस आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल अलग हो जाए, तो आपसे पूछा जाएगा किस मेथड से इन्हें दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, फिर और अंदर क्यों किया जा सकता है। तो बच्चों इस मिक्सचर से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को स्टीम डिस्टिलेशन से अलग। अब ये वो मेथड जो थी जो क्लास 11 में हमने पढ़ी, ठीक है, ये क्या थी? वो ये था, सिंपल अगर याद आए, एक मिक्सचर है जिसमें स्टीम पास कराई जाती थी, यानी वाटर वेपर। वाटर वेपर किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर था उतना इंक्रीज कर देता था कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता था, तो वो कंपोनेंट वेपराइज हो जाता था, दूसरा कंपोनेंट वहीं बैठा रहता था। तो यहाँ पे स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है? तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is steam volatile,
पूछा गया क्यों स्टील वोलेटाइल है, तो रीजन आपकी किताब में इसी रिएक्शन के नीचे आपको दो स्ट्रक्चर बने हुए दिख रहे हैं। एक में हो रही है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लास 11 में जब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई गई तो सेम यही एग्जांपल वहां बताया गया था, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो आर्थोफिनॉल नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देखें, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दिखेगी। और पैरा नाइट्रोफिनॉल में अगर आप देखें तो दो ऐसे 10 ऐसे लीनियर जुड़ते जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल अगर हम बनाएं तो इसमें OH होगा, ठीक है, और नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन जो आपको दिख रहे हैं वो दो, एक नेगेटिव बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक डबल बॉन्ड है। तो आप नेगेटिव बॉन्ड वाले के साथ है ना ऐसे डैश लाइन बना देंगे। ये डैश लाइन क्या बता रही है, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है उसके बीच में ना एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, इंट्रा। ये पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव इन डाइपोल्स को अगर आप समझते हो पिछले साल से डाइपोल है, दो पोल्स आपको दिख रहे हैं दोनों तरफ, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये इंट्रा होगी। इंटर आपको समझ में आ जाएगा आराम से अगर आप देख रहे हो, क्योंकि दो एक मॉलिक्यूल पूरा बना है जिसका OH लिया, लगे वाले का NO2, उनके बीच में डैश लाइन, वो जो डैश लाइन दिख रही है वही है हाइड्रोजन बॉन्ड, वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हो गया है कि फिनॉल क्या रिएक्शन करेगा डाइल्यूटेड HNO3 से, जी हां, और मोनोनाइट्रेशन कराएगा, ठीक है। और ट्राइनाइट्रेशन आपको दिखेगा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो नीचे वाली रिएक्शन अगर आप देखें, सीधे आपने फिनॉल लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया, तो फिनॉल से आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसका दूसरा नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है पिक्रिक एसिड। ये एक एक्सप्लोसिव है, TNP, इसे हम TNP के नाम से भी जानते हैं और पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज में ये जब बनाया जाता है तो आप दूसरी सेपरेट मेथड नाउअडेज करके लिखा है लास्ट में, अगर इसे बनाने का दूसरा ढंग भी है, तो वो ढंग भी आपसे पूछा है, तो वो कैसे बनाएंगे वो समझ लें। तो उसमें जो जो कहा जा रहा है उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप बना लेंगे। इसमें लिखा जा रहा है कि पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के फिनॉल में फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनाते हैं, फिर उसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कराते हैं, तो मिलता है आपको यही पिक्रिक एसिड। कुछ लोगों के दिमाग में चलेगा, मैं जानता हूं इसके बाद इससे जब एक स्टेप में बन रहा है तो दो स्टेप की, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पहले मैं रिएक्शन बना कितना में रिएक्शन फिनॉल, यानी फिर आपको दो अंतर मिलेंगे, मोनोब्रोमिनेशन और ट्राइब्रोमिनेशन। मतलब ये आप देखें अगर आप दोनों रिएक्शन को, तो फिनॉल को अगर आप ट्रीट करा रहे हैं ब्रोमीन से, तो सर दो तरीके के प्रोडक्ट लीड हो। रीजन, फिनॉल की रिएक्शन अगर ब्रोमीन से कराई जाए इन CS2, यानी ध्यान देने लायक ये मीडियम, और फिर अगर आप ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन, तो यहां पे आपको दो अलग आइसोमर मिल रहा है, फिर एक आर्थो वाला, ठीक है, और एक पैरा। तो पैरा ब्रोमोफिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, ये आपको है ना मोनोब्रोमिनेशन के बाद मिल रहा है, लेकिन यहां पे आपको अकेला एक प्रोडक्ट मिल रहा है 2,4,6
ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये ही केवल मेजर प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए कि कन्वर्जन, और यहां से उठा लिया जाता है बच्चों। फिनॉल से कोई भी कन्वर्जन पूछा गया जिसे बेंजीन से बनाया जा सकता है, वो पीछे एक स्टेप फिनॉल से पूछा जाता है। जैसे पिछले बार की रिएक्शन में याद दिलाऊं, जो को आपको कहा गया था कि उठा लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं उठाया तो बड़ी दिक्कत है। बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन बनाना है, ठीक है, तो आप एनहाइड्रस AlCl3 याद हो आपको, तो ये आपका बन जाएगा क्लोरो, ये बनाया जा चुका है किसके चैप्टर में, तो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बना लीजिए, ठीक है। बेंजीन से HNO3 H2SO4 यानी नाइट्रेटिक मिक्सचर डालोगे तो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन से टॉलुइन बोले बनाने के लिए तो CH3Cl यानी मेथाइल क्लोराइड डालो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाता है। इस फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद अगर आपको फ्रेडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन कराना है तो COCH3 डाइट जोड़ दो, इसका नाम है एसिटोफिनोन, ये डाल सकते हो CH3COCl यानी एस्टाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस। ये चार जो रिएक्शन आपको दिख रही है, इन चारों कन्वर्जन को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? फिनॉल से। जैसे बोर्ड ने एक बार आपसे पूछा था, दो बार, एक फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए और एक फिनॉल से टॉलुइन बनाने के लिए। तो पहले फिनॉल से बेंजीन बना लो, क्या डालते हैं, जिंक 10 डाल दोगे तो रिमूव हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, और बेंजीन बन जाती है। अब इन बेंजीन से आप इतने कन्वर्जन और याद रख सकते हैं, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन से टॉलुइन और बेंजीन से एसिटोफिनॉल। एक हाफ रिएक्शन पूछी गई लास्ट वाली, जो फिनॉल से आपको बेंजोक्विनोन बनता हुआ दिख रहा है, वो सोडियम डाइक्रोमेट है और H2SO4 की प्रेजेंस दिख रही होगी एरो पेपर। तो यानी फिनॉल को अगर बोला जाए इन दोनों से ट्रीट करने के लिए या इतना रिएक्शन दिखा है, ये रिएक्शन इसलिए भी याद करनी है कि हाफ रिएक्शन पूछी गई। तो आपको क्या करना है, सेकेंडरी आपका लिखी क्लोराइड वाला बन जाएगा, या रिंग ना बना जैसा आपकी किताब में बना हुआ इधर और इधर कौन बना लिखा, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। ये इसका सरल कंपाउंड है, अलग से याद रख लेना चाहिए, बेंजोक्विनोन। फिनॉल को ट्रीट कराया जा रहा है सोडियम डाइक्रोमेट से और सल्फ्यूरिक एसिड से। ये हाफ रिएक्शन पूछेगा, यानी फिल द ब्लैंक्स टाइप, ठीक है, याद रखना इस रिएक्शन। एक लिखा हुआ है आपका, take the major product of acid catalyzed dehydration of 1-methyl cyclohexanol। तो यहाँ पे 11.7 इन टेक्स्ट जो दिख रहा है आपको, तो उसमें 1-methyl cyclohexanol बोला जा रहा है, 1-methyl 1 पे OH जोड़ दो, ठीक है। इसका कराना है क्या, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन कराओगे क्या, तो यहाँ पे आपको अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन हटाना है। अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन हटाओ। बीटा कितने अपने पास, एक ये बीटा है आपका, एक ये बीटा है और एक ये बीटा है। तो आपको पता है मेजर और माइनस सिट्जर रूल से, ठीक है। तो सिट्जर रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इधर से या इधर से हटाओ तो एक जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे और यही डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप बचेगा मिथाइल के ऊपर वाला, ठीक है। तो इस डिहाइड्रेशन से बेहतर प्रोडक्ट यानी मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये एल्कीन। और अगर आपने इसके अलावा यहां से भी कराया ऊपर वाले से तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, इसमें एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये एक माइनर बनेगा। तो ये हो गया एक
फिर ब्यूटेन मोनोल का बोला जा रहा है। तो ब्यूटेन मोनोल का जब आप कराओगे डिहाइड्रेशन, यहाँ ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके लिए नया लगेगा, तो उसको भी समझना है। यहाँ से जब अल्फा और बीटा एक ही दिख रहा है आपको, तो बनना चाहिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी बना दिया आप सही, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। ये चीज नई आपको लगेगी, पिछले साल थी 4 तरीके की रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में पढ़ना है, एक एडिशन है, एक एलिमिनेशन है और एक सब्स्टिट्यूशन। तो तीन तो मेजर सब जगह आती रहती है। चौथी थी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में जब भी प्राइमरी स्टेज में यानी ये आपको ब्यूट 1 इन मिल रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं, इससे कहीं ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा अगर ये डबल बॉन्ड में यहां स्विच कर जाता। यानी आप देखिए एक प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन में, और ये मेजर होता है कि ये सेकेंडरी स्टेट में है, यानी कार्बोकेटायन के अराउंड अगर एल्डिहाइड ज्यादा रहे तो वही ज्यादा स्टेबल होता है। तो अभी फिलहाल अगर आपको ये ना समझ में आए कि कैसे बना, तो अभी लिखे ही कि मैकेनिज्म है लास्ट में, सबसे लास्ट में इसी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन 33 में, वहां इस मैकेनिज्म को समझाऊंगा कैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है, पूरा मैकेनिज्म ही पूछा गया है। तो अभी आप याद रखिएगा कि ये प्रोडक्ट आपको अलग से याद करना है, ये थ्रू रीअरेंजमेंट बना है। अरेंजमेंट कैसे होता है, रीअरेंजमेंट वो वहां पे समझाया जाएगा। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसके थ्रू ये बन जाता है। फिलहाल लिख लीजिए, ठीक है। याद रखिए कि जब आप एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन कराएंगे ब्यूटेन 1 ऑल का, तो उसमें ब्यूट 2 इन भी बनेगा, वो मेजर होगा। ब्यूट 1 इन भी बना के चले आए अगर हाफ रिएक्शन, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिखा था मेजर प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, इसलिए बता दिया। इस रिएक्शन के थ्रू बनता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि आपको मिलेगी, ठीक है। वहां फाइनल जब आपका क्वेश्चन पूरा होगा, ये था आपका 11.7। 11.8 में रेजोनेंस बनाने के लिए आपसे बोला है। तो ये रेजोनेंस वैसे 5-5 स्ट्रक्चर बनते हैं, अपन छोटे-छोटे 2-3 स्ट्रक्चर ही बना के कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन को। अगर ध्यान से सुनोगे तो उस पूरे एरो को देखना, इलेक्ट्रॉन सेट को। क्वेश्चन ये है, आर्थोन पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है कौन, नाइट्रो। अब बात आ रही है कि पूछा ये जा रहा है कि इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए जो फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। तो देखो फिनॉल जिसमें OH होता है, अगर ये आयोनाइज होगा H+ तभी फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब इस फिनॉक्साइड में आर्थो पोजीशन पे आप नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो, एक बार पैरा। तो अगर जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये आर्थो नाइट्रो फिनॉक्साइड है, इसके रेजोनेंस बनाने हैं और एक बार आपको पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड का रेजोनेंस बनाना है। ये दो के रेजोनेंस बनाने हैं, ध्यान से देखना, एरो हेड एक बार में नहीं आते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। मैं ये कर रहा हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसे बॉन्ड के रूप में ले आ रहा हूं, लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। तो लोन पेयर को मैं जब इस तरफ लाऊंगा तो जो इंटरेक्शन होगा तो ये लोन पेयर और इस पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, तो ये इस एटम के ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से ही बॉन्ड है तो ये इसकी तरफ चला जाएगा। अब किसी को लगे कि वो नाइट्रोजन की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, तो उसका रीजन ये है बच्चों, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इसमें पॉजिटिव आयन चाहेगा, लेकिन आ नहीं पाएगा क्योंकि ये पेयर इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। अब यहां से जो चला गया है इलेक्ट्रॉन को ऊपर से मिल जाएगा उसे, यानी आप इसके बाद जो चेंज आया वो देखें अगर, तो शायद आपको समझ में आए कि क्या बातें हो रही है। देखिए
मैंने कहा ये निगेटिव इधर आएगा इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है अगले बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी यहाँ है। अब इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड किसकी तरफ चला गया है, ऑक्सीजन की तरफ, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए कैसे डिस्पर्सल किया नेगेटिव चार्ज, जो ऑक्सीजन के ऊपर था फिनॉक्साइड आयन के ऊपर, उस नेगेटिव को कहां पहुंचा दिया है, वहां नाइट्रोजन से जुड़े ऑक्सीजन। यानी इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के बाहर कर लेना। तो यहाँ पे आके इसके ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज, दो बॉन्ड यहाँ थे वहीं रहेंगे। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका, आर्थो फिनॉक्साइड है। अब पहला वाला समझ लो, फिर उसके बाद आपको बनाना हो तो बनाइएगा या तो आप स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज फिर इधर डिस्पर्स हुआ। अब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा एटम के ऊपर, ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज जब इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो लोन पेयर की तरह। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो गया, यहाँ पे वो लोन पेयर आ गया। बाकी जैसे थे वैसे ही बनाए रखो। यहाँ था नाइट्रोजन। अब अगली बार फिर रेजोनेंस होगा, तो ये नेगेटिव फिर बॉन्ड पेयर का रूप लेगा, और ये बॉन्ड अगले बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा। एरो हेड देखो, और ये लोग मतलब डबली बॉन्डेड फिर से। तो ये जो इंटरेक्शन है यही रेजोनेंस कहलाता है, ध्यान से। ये नेगेटिव इधर आएगा तो बॉन्ड का रूप लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्योंकि इधर से खींची जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब इससे खींची जाएगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ भी नहीं पाएगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां कैसे बॉन्ड शिफ्ट होगा वो दिख रहा है, देखना अगला। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये लोन पेयर बॉन्ड का रूप लिया, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ देखते चले। फिर इस नाइट्रोजन से जुड़े ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये तो अगर आप देखो कि इस ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्पर्स होकर यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, इसीलिए स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फिनॉक्साइड, ऐसे रेजोनेंस करके उस नेगेटिव को, है ना, चारों तरफ घुमाए रहते हैं कि वो हाइड्रोजन को फिर ना दिखे, कि हाइड्रोजन फिर जुड़ जाए और कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना दे फिनॉल। तो इसके रिवर्स रिएक्शन ना हो पाएगी, इधर ही फॉरवर्ड में रेजोनेंस करते रहते हैं। तो रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा बनेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी फिनॉक्साइड है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases the stability of phenoxide ion through resonance. ईथर अपने पास दो होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है अनसिमेट्रिकल। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर अलग अलग एल्किल ग्रुप दिख रहे हैं तो वो अनसिमेट्रिकल, दोनों तरफ सेम दिखे तो सिमेट्रिकल। इनके नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा याद दिला दूं कि अगर मैं दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप ले रहा हूं तो किसी को, एक को आप एल्कोक्सी और एक को एल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है, चाहे इधर से मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन जब आप कॉमन नेम लिखेंगे तो दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप का नाम और ईथर लिखेंगे। तो जैसे इसका कॉमन नेम मैं लिख रहा हूं, आई केस एक बार डिस्कस हो चुका है, डाइमिथाइल ईथर। मैंने कहा था जब अंदर पढ़ेंगे रिएक्शंस आएंगे तब मैं आपको कॉमन नेम समझाऊंगा जो जरूरी है। तो एल्काइल ईथर में कॉमन नेम बड़े जरूरी, कई रिएक्शंस में ये कॉमन नेम यूज किए गए हैं। अब मुझे लिखा हुआ है डाइमिथाइल ईथर, तो मैं जान रहा हूं वो भी सिमेट्रिकल होगा, C2H5 को C2H5 से कर दिया, तो ये डाइमिथाइल। IPAC इथॉक्सी ईथेन, मतलब एक तरफ पे कार्बन को गिना है उसमें ऑक्सी सफिक्स लगा दें, इथॉक्सी ईथेन। एल्कोक्सी एल्केन क्योंकि IPAC में यूज होता है। और जब आप कॉमन नेम लिखते हो तो अलग अलग एल्किल ग्रुप जो दिख रहे होते हैं, अलग अलग दिखे तब आप अलग अलग नाम लिखो, अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो डाई से काम चला लो। ठीक है, जैसे अलग CH3O ये अनसिमेट्रिकल ईथर, तो इसमें मिथाइल और इथाइल दो ग्रुप दिख रहे हैं। तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आप लिखिए, फिर मिथाइल लिखिए,
और लास्ट में ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, इसका क्या नाम हो जाएगा? कॉमन ये बता रहा हूं कि आईपीएससी में आप जान लो, छोटे वाले को आपको ब्रांच की तरह लेना होता है मिथॉक्सी इथेन। ये आईपीएससी आपको बताया गया था कि छोटे वाले को एपॉक्सी और बड़े वाले को एन लेते हैं, तो मेथॉक्सी इथेन इसका आईपीएससी। अब बेंजीन वाले में भी चलते हैं, तो बिल्कुल जनरल नाम ये, इसे एराइल और इसे एल्काइल कहते हैं। तो एराइल एल्काइल ईथर, उसमें पर्टिकुलर चले एग्जांपल जो ज्यादातर आते हैं उनको अगर देखें तो ये रहा सबसे जरूरी एनिसोल। एनिसोल मतलब मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन मतलब एनिसोल। और एथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। तो ये दो नाम आपको आते रहेंगे ज्यादातर अगर एरोमेटिक में आपके आओ। तो ये एथॉक्सी बेंजीन हो गया, ये मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन एनिसोल के नाम से ज्यादातर आए। मैंने कहा C2H5OH अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल। एथेनॉल से मुझे दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी एसिड ले लिया तो 443 केल्विन डालता हूं तो इससे मुझे इथीन मिलता है, यानी पूरी तरह से एलिमिनेशन। लेकिन जब मैं माइल्ड कंडीशन 413 केल्विन रख रहा हूं तो इससे मुझे मिल रहा है CH3 CH2O CH2 CH2, बोले तो इथॉक्सी इथेन मिल रहा है, ईथर। बच्चों ये वाला है सब्स्टिट्यूशन का, और ऊपर वाला बना है एलिमिनेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल में दोनों मैकेनिज्म हो सकते हैं। कौन कौन? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से। तो माइल्ड कंडीशन कर दोगे तो सब्स्टिट्यूशन होने लगेगा, ईथर मिलेगा। और अगर आपने कंसंट्रेशन बदला यानी टेंपरेचर बदला पहली चीज, तो दूसरा सेकेंडरी या टर्शियरी ले लिया अपन, तो ऐसे केस में हमेशा एल्कीन ही मिलेगा, फिर ईथर नहीं। तो ये क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो क्वेश्चन भी सुना रहिएगा। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट यील्ड ईथर, व्हाई? या अनसक्सेसफुल क्यों रहता है सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल से ईथर बनाना? तो इन दोनों के जवाब एक लाइन रामबाण, एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो केवल एलिमिनेशन प्रेफर होगा तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा एल्कीन्स मिलेंगे, कभी नहीं मिलेगा आपको ईथर, ठीक है। ये लाइनें आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन भी बताना, उसके पहले जरूरी क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ जाए, वो अभी आपने 26 वाला देखा, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये किताब में रिएक्शन थी तो आप देख चुके हो, ठीक है। उसको निपटाते हैं। तो पहले हम मैकेनिज्म वाला बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगर मुझे 11.26 पूछा गया, ठीक है, एक्सरसाइज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन प्राइमरी बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोपेन बना, ठीक है। इससे एसिड डाल दो, ठीक है, तो बनेगा CH3 CH2 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन CH2 CH2 CH2। ये है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है किससे? प्रोपेन मोनॉक्स, ठीक है। ये हमको डिजायर है। अब इसका हमसे पूछा जा रहा है मैकेनिज्म कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट आंसर में इनके नाम जरूर लिख देंगे बस, ये गलती मत करिएगा कि इनका नाम भूल जाना। प्रोपेन मोनॉल और ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये तो किताब में क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, तो टेंशन नहीं कि आपको अलग से नाम सोचने की जरूरत पड़े। अब मैकेनिज्म में आपको समझाया गया कि हर बार जो प्रोडक्ट बनता है वही रिएक्टर का काम करने लगता है। तो आप पहली स्टेप में प्रोटोनेशन, यहाँ अल्कोहल दिखे पहले प्रोटोनेशन करा दिया। प्रोटोनेशन का मतलब H+ का चूना, एसिडिक बैलेंस में ही है, तो आप प्रोपेनॉल
CH3 CH2 CH2OH और इसके लोन पेयर का यूज करूं और H+ को इससे जोड़ूं। तो H+ मतलब प्रोटॉन, ये रहा एरो, ये एरो क्या करेगा, H+ को लाके अपने यहां से जोड़ देगा। CH3 CH2 CH2O के साथ अब दो तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, पेयर हटने के बाद पॉजिटिव चार्ज, एक बचा रहेगा लेकिन एक के जाने से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपका अगले स्टेप में जाएगा, ठीक है। अब मैं जान रहा हूं कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं दोनों तरफ, मतलब सब्स्टिट्यूशन का आपका होगा, यहां से समझ आएगा एक चीज। दूसरा, दो एल्किल ग्रुप है यानी हमको दो प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल चाहिए, तो इसलिए आपको याद रखने के लिए कि अगले स्टेप का नाम क्या होगा, तो आपको यहाँ पे कहीं वाटर दिखाई दे रहा हो, ये रिमूव हो जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होता रहेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा देखिए। सेकंड स्टेप का नाम मैं अगर अपने हिसाब से लिखूं तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा अल्कोहल। अब वो अल्कोहल कौन सा है, प्रोपेनोनॉल। तो देखो यही आपका जो आपका प्रोडक्ट है उसे बना है, तो ये ऑक्सीजन से दो तरफ हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसे आप कंडेंस करके भी लिखना चाहो तो कंडेंस करके, जिससे आपको ना अटैक कराने में दिक्कतें ना आए, जैसे लिख दिया OH, ठीक है। अब आप इस पे दूसरा मॉलिक्यूल है प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से एरो के हेड ही आपके मैकेनिज्म में काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर रिमूव होगा, यानी वाटर आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लोन पेयर जाके इस कार्बन पे आता है, ध्यान से देखो, ये डिहाइड्रेशन हुआ यानी वाटर रिमूव हुआ, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने नहीं पाएगा, उसके पहले ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये लोन पेयर का डोनेट होना किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, यही कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको समझो, लिखा है पहले डिहाइड्रेशन मतलब ये वाटर रिमूव, ठीक है, और इसके ऊपर आने वाला होगा पॉजिटिव चार्ज, नहीं आ पाएगा तो उसके पहले ही लोन पेयर को देखो। तो जो प्रोडक्ट बना उसको देखो तो समझ में आएगा, CH3 CH2 CH2 यहाँ तक तो ठीक था। इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ये लोन पेयर डोनेट किया है और इससे साथ जुड़ गया है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इससे जुड़ा था पहले से हाइड्रोजन, ठीक है, और आगे आके जुड़ जाएगा CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये जुड़ने के बाद ध्यान से देखिए, ये वाटर पूरा रिमूव हो चुका है, तो मैं चाहे अलग से लिखूं H2O या फिर -H2O, यहाँ एरो से लिख सकता था। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ध्यान से इस स्टेप को देख लो, तो यहाँ पे लोन पेयर का अटैक उस कार्बन पे जिससे वाटर रिमूव हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, और वाटर का रिमूवल क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन। अब लास्ट स्टेप क्या करोगे, इसी को फिर आप लेके आओगे बाहर, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में आप याद रखना डीप्रोटोनेशन। सर याद क्यों रखें, क्या काम है इसका, बच्चों आपको पता है कि कैटलिस्ट है यहाँ पे एसिड, जब उसने H+ आपको दिया है तो उसे H+ लौटाओगे, क्योंकि कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन, तो उसका H+ आप नहीं लौटाओगे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तो जो HR को एक्स्ट्रा दिख रहा है उसी को लौटा दो। यानी अगली स्टेप में CH3 CH2 CH2 O के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा, जैसे ये बॉन्ड इधर की ओर, एरो हेड देख लीजिएगा जिनको ना समझ में आ रहा हो, ये एरो किसकी तरफ लौटा रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की तरफ। H+ यहां से रिलीज होगा तो फिर आपको ईथर मिलता हुआ दिखेगा, और ये H+ आपका अलग, H+ जैसे ही अलग हो गया, इसी प्रोसेस का नाम है डीप्रोटोनेशन। 11.27 क्वेश्चन ये कहता है कि आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, ठीक है, उससे तो ईथर बनता है, लेकिन जब आप सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल लेते हो उससे आप ईथर
नहीं पाते हो। तो इसका कारण क्या है वो आपको याद रखना है, एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। एक दूसरा कि इनसे बनने वाले प्रोडक्ट ईथर ना होके एल्कीन्स बन जाते। तो एलिमिनेशन से हमेशा आपको पहले से भी पता है क्या बनता है, एल्कीन्स ही बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, ईथर नहीं बनेंगे। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में भी एक लिमिटेशन है, लेकिन पहले एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज ये है कि इससे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप की ईथर बन सकते हैं। सिमेट्रिकल बनाने हैं, ठीक है, या अनसिमेट्रिकल बनाने हैं, तो उसके लिए चॉइस ऑफ रिएजेंट जो होंगे वो कौन कौन से हैं वो ध्यान दें। एक रिएजेंट है एल्किल हैलाइड, जिसकी रिएक्शन होगी RONA यानी सोडियम एल्कोक्साइड। ये रहा सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड ये आप कैसा भी ले सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना बल्कियर लेना हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, है ना, फिनॉक्साइड आयन लेना, यानी कोई सा भी अगर स्ट्रक्चर लेना तो यहाँ आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, क्योंकि अगर गलती से यहाँ प्राइमरी की जगह सेकेंडरी या टर्शियरी ली गए तो फिर वही फिनोमिना हो जाएगा जो पीछे आपने पढ़ा, एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। इट मींस इस एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन ना हो पाएगा और एलिमिनेशन के बाद ये भी एल्कीन दे देगा इन केस कि आपने अगर इसे प्राइमरी नहीं लिया। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, ठीक है, टू ईड सिमेट्रिकल एज वेल अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अगर सिमेट्रिकल चाहिए आपको तो दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप सेम रख लीजिए, अनसिमेट्रिकल चाहिए तो एल्कोक्साइड में आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, एल्कोक्साइड जैसे ही चेंज करेंगे तो आपका ईथर जो बनेगा उसमें डिफरेंट एल्किल ग्रुप आएगा और ये Na और X निकल जाएगा। तो Cl लोगे तो Cl निकल जाएगा NaCl, और Br लोगे तो NaBr निकल जाएगा। फिर वही बात, माइनर प्रोडक्ट आप याद करें या ना करें चलेगा। ठीक है, मेन मेजर प्रोडक्ट आपको याद रहे। तो ये एल्किल हैलाइड है, कॉमन नेम अभी बताए जा रहे हैं आपको। ये है सोडियम एल्कोक्साइड। तो जब आपको पूरा नाम नया पर्टिकुलर ना बने, ऑर्गेनिक मॉइटी रहती है तो आप हर बार एल्कोक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है, और जब बेंजीन वाले आएगा तो फिनॉक्साइड लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ईथर बना है। ईथर का नोमेनक्लेचर कल समझाया गया आपको। ईथर में सिमेट्रिकल अगर रहते हैं तो दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम और ईथर लिखते हैं लास्ट। ठीक है, IUPAC में छोटे वाले के साथ ऑक्सी सफिक्स और बड़े वाले के साथ इन सफिक्स। ठीक है, सोडियम हैलाइड है ही है। तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्लोरोमीथेन, IUPAC, सोडियम मेथॉक्साइड, या बार बार न लिखना हो तो हर बार के लिए कॉमन सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ईथर हो गए। अब अनसिमेट्रिकल बनाना है तो जैसे मैं इधर CH2Br लिया, इधर और डिफरेंट थर्ड ब्यूटाइल, ये अल्काइल मॉइटी ली, उसके साथ O निगेटिव Na पॉजिटिव। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बल्कियर मैं किस तरफ ले रहा हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड की तरफ। आप जितना बल्कियर ले सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी लेना हो चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं प्राइमरी ही ले रहा हूँ, यानी इथाइल ब्रोमाइड ले रहा हूँ। ये हो गया सोडियम, ये थर्ड ब्यूटाइल वाली स्टेट दिख रही है आपको, थर्ड ब्यूटॉक्साइड। सोडियम थर्ड ब्यूटॉक्साइड ले लिया। अब इनकी रिएक्शन के बाद आप NaBr को हटाइए और इस अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए। तो CH3, ये थर्ड ब्यूटाइल हो गया, फिर ऑक्सीजन और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये नाम अगर आपको लिखना हो तो थर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर, कॉमन नेम। IUPAC में बोला गया है कि आप बड़े वाली चेन को लॉन्गेस्ट चेन लें, तो 2 पे मिथाइल और 2 पे ही इथॉक्सी है, तो 2 इथॉक्सी
के बाद 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन की चेन को अपन प्रोपेन बोलेंगे। ये IUPAC हुआ कॉमन। तो अगले पेज में जैसे ही आप पहुंचोगे तो एक लिमिटेशन मिलेगी, उसी से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल भी है। तो ध्यान से देखो, ऊपर का एक पैराग्राफ लिखा है, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल से उसने समझाया है कि अगर आपने ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है सेकंड वाली, इसी को उल्टा अगर मैं करूं, मतलब मैं यहां पे एल्किल हैलाइड टर्शियरी ले लूं, CH3 यहां पे Br या Cl ले लिया, तो ये थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये किस स्टेज में दिख रहा है आपको? टर्शियरी। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड अगर अपन ने लिया, ठीक है, उसकी रिएक्शन आपने किसी भी एल्कोक्साइड से कराई, तो इससे अब क्या नहीं होने वाला, इससे सब्स्टिट्यूशन कॉज नहीं होगा कि ये एल्कोक्साइड आयन आके सीधे यहाँ पे उस कार्बन पे अटैक करे और Br को हटा दे, ना हो पाएगा इससे। यहाँ पे एलिमिनेशन इंड्यूस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो एलिमिनेशन का मतलब अल्फा से हैलोजन हटेगा और किसी भी बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा, यानी प्रिफर्ड प्रोडक्ट एल्कीन होगा। ये बीटा के हाइड्रोजन लेके ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस Br को लेके NaBr बन जाएगा, यानी माइनर प्रोडक्ट भी ये बनेंगे। CH2CH2OH हो जाएगा और साथ में NaBr बनेगा। हमें चाहिए था ईथर, क्या ईथर मिला? नहीं। ये है लिमिटेशन। ये विथ एग्जांपल लिमिटेशन ये कहती है कि अगर आपने प्राइमरी की जगह टर्शियरी या सेकेंडरी लिया एल्किल हैलाइड, तो प्रिफर्ड प्रोडक्ट एल्कीन्स होंगे, ना कि ईथर। एलिमिनेशन हो जाता है, क्या नहीं होता? सब्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए नीचे जो एग्जांपल दिया है आपको, एग्जांपल में भी देखिए, एग्जांपल में कह रहा है कि जो रिएक्शन दिख रही है वो ईथर बनाने के लिए बेहतर नहीं है। थर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है मुझे अगर, तो देखिए रिएक्टेंट में उसने गलती क्या की है, छोटे वाले को एल्कोक्साइड लिया, बड़े वाले को एल्किल हैलाइड लिया है, मतलब टर्शियरी एल्किल हैलाइड दिख रहा है आपको, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, और एल्कोक्साइड सोडियम इथॉक्साइड दिख रहा है। मैं ये जो कह रहा हूँ यहाँ बस Cl है। तो इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है एल्कीन बन रहा है मेजर प्रोडक्ट, क्या नहीं बन पाएगा? ईथर। तो आपको सुटेबल अगर करना है तो इसे चेंज करिए, एल्कोक्साइड यानी ONA इस थर्ड ब्यूटाइल के साथ रखिए और Br इस CH3CH2 के साथ, ठीक है, या Cl इसके साथ, मतलब एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। तो आपको आंसर पढ़ना हो, देख लें, क्वेश्चन में 2 पार्ट है कि सुटेबल रिएक्शन बनाइए पहली बात, और दूसरा कि मेजर प्रोडक्ट इस वाली रिएक्शन का क्या बनेगा, तो इसीलिए बना दिया गया है। या ऊपर से भी आप देख सकते हैं जो एग्जांपल दिया है। तो आपको एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा अगर ये समझ जाओगे तो आराम। तो समझने लायक है आराम से कि एल्किल हैलाइड को प्राइमरी होना चाहिए, एल्कोक्साइड को नहीं। तो यानी ये हटा के अपन यहाँ रख दें और Br को वहां कर दें, तब बन जाएगा ये। तो रिएक्शन आपको बना के दिया एग्जांपल में, देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसे पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, illustrate with example the limitation of Williamson synthesis for the preparation of certain type of ether। तो जब अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने होते हैं तो आप ध्यान नहीं देंगे तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस ना हो पाएगा। यानी ईथर की सिंथेसिस करना है आपको एल्किल हैलाइड को प्राइमरी लेना है, ये लिमिटेशन है। सेकेंडरी या टर्शियरी लेने पे हमें एल्कीन मिलेगा, ईथर। एल्कोक्साइड आप कोई सा भी प्रेफर कर सकते हैं, बल्कियर, लेस बल्कियर, है ना, बेंजीनॉइड, है ना, फिनॉक्साइड आयन वाले कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लेना है, ठीक है, एल्किल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं लेना है। तो 25 का आंसर समझ में आया हो आपकी किताब में, जहां बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन करके लिखा है वहीं से सेगमेंट आपका था।
एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन इन केस, अगर आपने क्या ले लिया समझ गए हो, ठीक है। और एग्जांपल भी दिया है यही वाला, एल्कीन बन जाएगा। अब एक कन्वर्जन लिख लीजिए आप वहीं किताब में या रफ में लिख लीजिए। मुझे अगर फिनॉल से एनिसॉल बनाने के लिए दिया जाए, कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसॉल, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जुड़ा हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ये कन्वर्जन। अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया गया फिनॉल टू एनिसॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इस एनिसॉल की। तो एनिसॉल यानी बेंजीन में आपको कल बताया गया OCH3 जुड़ता है, मतलब एनिसॉल मेथॉक्सीबेंजीन को कहते हैं। अब इसे बनाना है मुझे फिनॉल, तो फिनॉल में OH ग्रुप है जिसके H को आप रिप्लेस कर सकते हैं आराम से सोडियम मेटल डाल के या NaOH डाल। आप कोई रिएक्टिव मेटल सोडियम लाइक डाल सकते हैं या NaOH डालेंगे तो एसिड बेस की रिएक्शन के बाद आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड RONA की तरह बिहेव करेगा, R की जगह राइल हो जाएगा AR। इसकी रिएक्शन अगर आप CH3Cl से करा दीजिए या CH3Br से करा दीजिए, आराम से देखिए कि ये RONA RH आपको मिल गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस का रिएजेंट जो चाहिए था। तो यहाँ पे आप सोडियम एल्कोक्साइड पा रहे हैं और ये एल्किल हैलाइड पा रहे हैं। तो इनकी रिएक्शन से आप आराम से एनिसॉल बना सकते हैं। NaCl निकल जाएगा और एनिसॉल, तो ये रहा फिनॉल जिसकी रिएक्शन सोडियम से करा है तो हाइड्रोजन लिबरेट हो गई, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल क्लोराइड किसी से भी करा दीजिए, मिथाइल क्लोराइड जैसे यहाँ लिया मैंने, तो इससे बन जाएगा एनिसॉल। तो जो भी कन्वर्जन आए आप दो काम याद रखें कि रिएजेंट्स और उनके IUPAC या कॉमन नेम जो भी याद होता है, जरूरी नहीं कि आप कॉमन नेम ही लिखें या IUPAC जो भी याद रहते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बड़ा सा है जिससे विलियमसन ईथर सिंथेसिस के है ना कंप्लीट होंगे कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 खोल लीजिए और एक तरफ से सारे ईथर बनाइए। आपको वहां पे ईथर कौन सा बनाना ये दिया गया है, रिएजेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो जो ईथर बनाना है पहले उसी को दिमाग में ला लेंगे कि उसमें कौन कौन से एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। तो छोटा वाला अपन एल्किल ग्रुप किससे पा जाएंगे, एल्किल हैलाइड से, और जो बड़ा वाला होगा वो सोडियम एल्कोक्साइड से। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन नंबर 24 खोलना, 24 एक्सरसाइज। 23 तो नॉमेनक्लेचर है जो आप कर चुके हैं। राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। किससे बनाना है, विलियमसन सिंथेसिस। बनाना क्या क्या है तो देख लें। एक तरफ से पहला जो दिख रहा है, जिनसे जो बनने लगे वो अपने से ही बनाते रहे, जिनसे ना बने वो ध्यान दे देंगे बोर्ड की तरफ। तो 11.24 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें आपका पहला प्रोडक्ट बन रहा है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3। तो अच्छी खबर है सिमेट्रिकल ईथर है, तो आप दोनों तरफ कोई सा भी एल्काइल ग्रुप एल्किल हैलाइड के साथ ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2। यहाँ Cl या Br आप कोई सा भी ले लें। यहाँ पे आप CH3 CH2 CH2 ONA लिख लें। तो यहाँ पे ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया और ये प्रोपाइल ब्रोमाइड। पर्टिकुलर नाम लिखना हो जिन्हें, तो ये सोडियम प्रोपॉक्साइड है। यही कह रहा हूं कि अगर ये नाम आपको नहीं याद रहे तो कॉमन याद रखिए, सोडियम एल्कोक्साइड लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रोपॉक्साइड कैसे हुआ, 3 कार्बन प्रोप उसमें ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम प्रोपॉक्साइड। तो आप यहाँ दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप देखा करिए, अगर दोनों प्राइमरी है तो किसी के साथ भी ले लीजिए, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी बेंजीनॉइड रहे तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, उसके साथ एल्कोक्साइड लीजिए जो बल्कि है। प्राइमरी वाले के साथ हर हालत में एल्किल हैलाइड।
गया आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो उसका नाम दिया ही हुआ है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड दिख रहा है एथॉक्सी बेंजीन बनाना है, मतलब प्रोडक्ट में मुझे इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ऑक्सीजन के इस तरफ बल्कियर है और इधर छोटा आपको दिख रहा है C2H5। तो आपने C2H5 Br ले लिया, यानी छोटे वाले के साथ एल्किल हैलाइड यानी इथाइल ब्रोमाइड ले, और बड़े वाले यानी सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया आपने। तो बल्कियर ग्रुप आपने लिया इसके साथ एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम पर्टिकुलर नाम फिनॉक्साइड, और अगर आप कॉमन लिखना चाहते हैं तो यहाँ तो पर्टिकुलर बेंजीन है तो फिनॉक्साइड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया इथॉक्सी बेंजीन। थर्ड वाले में बोला 2-मेथॉक्सी 2-मेथाइल प्रोपेन बनाइए। प्रोपेन यानी 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल और 2 पे मिथॉक्सी बोल रहा है। तो अब आप बैलेंस करें अगर इससे, तो ये ऑक्सीजन के इस तरफ मुझे ये बल्कियर दिख रहा है और इस तरफ छोटा दिख रहा था। छोटा वाला उठाया मैंने एल्किल ग्रुप CH3Cl ले लिया, मिथाइल क्लोराइड, बड़े वाले के साथ फिर अल्कोक्साइड यानी CH3C यानी टैट ब्यूटाइल के साथ सोडियम एल्कोक्साइड आयन ले लिया। तो अब नाम जैसे पर्टिकुलर अगर बोले तो क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड है साहब ये, और ये सोडियम टैट ब्यूटॉक्साइड जो भी कुछ देर पहले भी लिखा था, सोडियम टैट ब्यूटॉक्साइड। और इसका नाम लिखा ही हुआ है आपको IPSC। कॉमन नेम फिर से सुन लेंगे, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर, कॉमन नेम। कॉमन नेम भी लिखे रहिए, याद रहे जिससे। लास्ट 4th नंबर है 1-मेथॉक्सी इथेन। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। मुझे बोल रहा है मिथॉक्सी इथेन बनाने के लिए, तो ये पता है कि बड़े वाले के साथ ONA लेना है, या तो आप आगे पीछे कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही प्राइमरी। छोटे वाले के साथ एल्किल हैलाइड ले लेना है। तो ये रहा मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन। ये रहा सोडियम एथॉक्साइड, और इधर बना आपका मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी इथेन तो लिखा ही है, तो अपन क्या करें, कॉमन नेम लिखे रहे जिससे ये भी याद होता जाए, इथाइल मिथाइल ईथर। पहले जो ईथर बनाना है वो अगर हम देख लें, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और ये इंटेक्स है आपका 11.10। तो पेंटेन हुआ, पीछे से नाम से फार्मूला बनाना चालू किया करो। 2 पे इथॉक्सी बोल रहा है, 2-इथॉक्सी, ठीक है, और 3-मिथाइल पेंटेन। नंबरिंग इधर से कर रहा हूं तो 2 पे इथॉक्सी जोड़ दिया हूं और 3 पे मिथाइल। अब हाइड्रोजन जहां नीड लग रही है वहां रख देने के बाद, बच्चों ईथर में अगर आपको ये समझ में आए, ये C2H5 छोटा सा दिख रहा है और बाकी बड़ा सा ग्रुप एल्किल जो है बड़ा है, ठीक है। तो बल्कियर ग्रुप जो होगा वो एल्कोक्साइड से आएगा, और ये छोटा वाला जो होगा वो अपन को पता है एल्किल हैलाइड से लाना है। तो हमको जो स्टार्टिंग मटेरियल दी गए हैं वो क्या क्या है, एथेनॉल। तो माना कि यहाँ पे RX एक बनाना होगा, वो A बन जाए मेरा, और जो RONA है सोडियम एल्कोक्साइड वो B बन जाए। तो इनसे मुझे ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है।
तो ए और बी कहां से बनेंगे, तो ये देखो एथेनॉल लोगे C2H5OH, अगर उसकी रिएक्शन आप HBr से करा देते हो, या फिर यहाँ पे X की जगह Cl चाहिए तो SOCl2 ले सकते हो, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई रिएजेंट लेके C2H5, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बना लिया C2H5Br, ये मेरा पहला एल्किल हैलाइड मिल गया है। एल्किल हैलाइड मिल गया, ये छोटा वाला दिमाग में था मेरे कि इससे एल्किल हैलाइड ही बनाना है, तो एथेनॉल से वही बनाया मैंने जो मुझे चाहिए, RX यानी प्राइमरी। फिर जब दूसरा रिएजेंट दिया गया है 3-मिथाइल पेंटेन-2-ऑल, पेंटेन-2-ऑल है, ठीक है, और 3 पे मिथाइल। अगर आप इसमें किसी भी अल्कोहल में मोर रिएक्टिव सोडियम मेटल डालोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आपको एल्कोक्साइड देता है, यानी जहां हाइड्रोजन है वहीं से हाइड्रोजन हटेगा OH का, ठीक है, और सोडियम आके यहाँ पे आयनाइज होके जुड़ जाएगा। तो बाकी स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही रहने दो। और जहां पे आपको एल्कोक्साइड चाहिए वो मिल चुका है यहाँ पे, ये आपका बी रिएजेंट हो गया यानी RONA। तो बड़ा वाला आप देख ही रहे हो कि क्या बना लिया आपने, एल्कोक्साइड, और छोटे वाले को एल्किल हैलाइड, इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो ये मिल जाएगा। तो आप फाइनली इन दोनों को लिख लो, ए और बी जो मिले C2H5Br अगर अपन लें, ठीक है, और बी जो मिला है CH3CHONA CH CH3CH2CH3। तो यहाँ पे जहाँ Na दिख रहा है यहीं जाके ये C2H5 जुड़ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस तरह से होता है, ये पूरा एल्कोक्साइड आयन जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे हेलोजन जुड़ा होगा। तो हेलोजन यहाँ से लीव करेगा, Na के साथ निकल जाएगा, ठीक है, और NaBr बन जाएगा, और ये पूरा जुड़ के आपको एल्कोक्साइड दे देगा ईथर। तो C2H5 बन जाएगा, यहाँ पे ईथर बन जाएगा, और जैसा बाकी था वैसा ही है, ठीक है। इन सब में नाम जिसका जहां आपको यहाँ समझ में है, तो एल्कोक्साइड जब बड़ा दिख रहा है वहां पे आप ये सिंबल्स ही काफी है, वैसे फिर भी लिखना होगा तो ये लिख देना सोडियम एल्कोक्साइड, जिनका आराम से बन जाए तो उनका लिख देना इथाइल ब्रोमाइड। आना है आपको 1-methoxy-4-nitroबेंजीन, 1-methoxy-4-nitroबेंजीन, ये बनाना है। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस लगाऊंगा तो मुझे पता है कि इस वाले के साथ, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो दिख रहा है उसके साथ हेलोजन एटम होना चाहिए। 11.11 में CH3 के साथ Br रहे या Cl रहे, और इस बड़े वाले के साथ यानी फिनॉक्साइड जो दिख रहा है उसके साथ Na रहे या नाइट्रोजिला है तो ठीक है, यानी ये सुटेबल रहना चाहिए। और अगर इसका उल्टा दिया है हमें, जैसे पहले वाले में हमको उल्टा दिया है, ये सेकंड वाला सबसे सही अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। उसका रीजन था कि एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। सेकंड ही क्यों चूज कर रहे हो, क्योंकि ये कैसा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या मिथाइल, ये लेना बेहतर है, और आपका बल्कियर होना चाहिए एल्कोक्साइड, तो ये सही है सेकंड। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट क्यों नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं जो बात अब करने वाला हूं कि जो मुझे पहला रिएजेंट दिया गया है इस तरह से, और इसकी रिएक्शन कराने के लिए इससे कह रहा है, तो बच्चों ये रिएक्शन ना हो पाएगी,
तो इसका प्रोडक्ट नो रिएक्शन। अब आपसे रीजनिंग पूछी जाए तो 4 रीजनिंग आपको पहले चैप्टर में बताई गई थी। पहली, ये न्यूक्लियोफिलिक जो अप्रोच यहां तक होगी और इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोएरिन्स का डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट के पहले कारण में चलते हैं, तो पहला कारण था रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट होने के कारण इस ब्रोमीन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सामने आता था, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये बॉन्ड मजबूत हो जाता था, आसानी से नहीं टूटता था। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही है जो इसे जल्दी से नहीं तोड़ने देता। एल्कोक्साइड आयन के अटैक या न्यूक्लियोफिलिक अटैक को अलाउ नहीं करता। दूसरा आपने सुना था डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp2 हाइब्रिडाइज है यहाँ पे कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी हैलोजन से अटैच कार्बन को अगर आप देख रहे हो तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इतना आसानी से नहीं लीव कराएगा हैलोजन को। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इस कारण से वो हैलोजन को आसानी से नहीं जाने देगा। तीसरा, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। बच्चों, आपको मैंने पहले चैप्टर में भी बताया कि इस ब्रोमीन के हट जाने के बाद, यानी अगर ये SN1 पाथवे ले और पहली स्टेप में ब्रोमीन को लीव करके यहाँ पॉजिटिव लाए, तो ये फिनाइल केटायन स्टेबल बनता ही नहीं है, और जब स्टेबल नहीं है तो वो आगे फिर मैकेनिज्म चल नहीं पाएगा। और लास्ट बच्चे आपका है हैलोएरिन्स, जिन पे नेगेटिव चार्ज बड़ा रहता है। बेंजीन वैसे भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी के बीच में होता है पॉसिबल रिपल। तो जब अटैक ही नहीं हो पा रहा है तो आगे की रिएक्शन का क्या मतलब। ये 4 बड़े रीजन थे, ठीक है, जिसके कारण से पहले वाले को हम सुटेबल रिएजेंट नहीं पा रहे हैं।